स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 द संगम एज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म संगम एज। संगम एज का मतलब क्या होता है? द संगम एज refers to the period when the bulk of Tamil literature was composed of a body of Tamil scholar and poets in three successive literary gathering called Sangam। कि ये वो एज की बात कर रहा है जब ढेर सारा जो है तमिल लिटरेचर कंपोज हुआ था तमिल स्कॉलर्स के द्वारा और पोएट्स कवियों के द्वारा तीन सक्सेसिव यानी एक के बाद एक लिटरेरी गैदरिंग में। उसी को कहा जाता है संगम। नेक्स्ट है कि नेम थ्री किंगडम मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट। अब ये जो संगम टेक्स्ट है उसमें कौन से तीन किंगडम है, साम्राज्य हैं जिसको मेंशन किया गया है? तो ये पांड्याज हैं, चेराज और चोलाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द ऑथर ऑफ तिरुकुरल। तिरुकुरल का ऑथर कौन था? और नेम द थ्री सेक्शन इनटू विच द चैप्टर ऑफ तिरुकुरल आर कैटेगराइज्ड। तो आपको ये भी बताना है कि तीन कौन कौन से वो चैप्टर्स थे जिसमें तिरुकुरल जो है आपका कैटेगराइज था। तो जो तिरुकुरल का ऑथर था वो था तिरुवल्लुवर। और ये जो तीन सेक्शन थे ना, वो एक था आराम, आराम राइटियसनेस सच्चाई, पोरल यानी वेल्थ, और तीसरा था इनबाम और कमाम यानी कि प्लेजर सुख। आराम एंड इनबाम डिस्कस करता है एथिकल लिविंग इन प्राइवेट लाइफ, वाइल पोरल डील करता है विद पब्लिक अफेयर। व्हाट आर मेगालिथ्स? मेगालिथ्स क्या है? तो दीज आर ह्यूज स्टोन्स फाउंड एट मोस्ट ऑफ ब्यूरियल साइट के जितना भी ब्यूरियल साइट है वहां पे ये पत्थर आपको देखने को मिलेगा, ह्यूज स्टोन बड़ा सा। ये कैसा है कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और सीधा खड़ा है, वॉज इरेक्टेड विद द स्टोन स्लैब से इसको सीधा खड़ा रखा गया है। रेस्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे रेस्ट करता है विदाउट एनी मोल्टर। Sometime there was an opening cut into one of the side, किसी एक साइड में कभी कभी ओपनिंग कट भी है। ऑल्सो नोन एज मेमोरियल स्टोन, और इसको मेमोरियल स्टोन भी कहा जाता है मेगालिथ को। नेम द फोर कास्ट मेंशन्ड इन द तोलकापियम। तो चार कास्ट कौन कौन से थे? ब्राह्मणास, किंग्स, ट्रेडर एंड फार्मर। तो ये कास्ट जो है चार मेंशन है तोलकापियम में। नेक्स्ट है नेम द फाइव डिवीजन ऑफ तिनाइज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। पांच डिवीजन बताने हैं तिनाइज के, मेंशन किए गए हैं जो संगम लिटरेचर में। तो इसमें जो पांच है ना, तमिल लैंड कंसिस्टेड ऑफ फाइव फिजियोग्राफिक डिवीजन, पांच डिवीजन थे। कौन कौन सा था? कुरिंजी यानी कि हिली बैकवर्ड्स थे, पालाई यानी कि पास ड्यून था, अमुल्लाई यानी कि पास्टोरल ट्रैक्ट था, मरुतम वेटलैंड, और नैथल यानी कि लिटोरल लैंड था। तो ये पांच डिवीजन है। हु वेयर द वेल्लालास ड्यूरिंग द संगम एज। वेल्लालास कौन है? तो वेल्लालास वेयर ट्रेडर्स, ये व्यापारी थे। असाइंड विद द ड्यूटीज ऑफ लर्निंग, इनको ड्यूटी असाइन की गई थी कि आप लर्न करेंगे अदर देन द वेदास, वेदास के अलावा चीजें, और मेकिंग गिफ्ट, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वर्शिप। तो ये सारी चीजें ये लर्न करेंगे। नेम द मेन क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द संगम पीरियड। तो कौन से मुख्य क्रॉप थे, फसलें थी जो उगाई जाती थी संगम पीरियड में? तो चीफ क्रॉप, मुख्य क्रॉप जो उगाई जाती थी संगम पीरियड में, वॉज राइस, वाइल अदर क्रॉप इंक्लूड करेगा कॉटन, रागी, शुगर कैन, पेपर, जिंजर, कार्डिमन, टर्मरिक, सिनेमन एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट, और बहुत सारे तरह के, ये तो मसालों के नाम थे। उसके बाद बहुत तरह के फ्रूट भी उगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेम वन सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड एंड द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द संगम एज। एक केंद्र बताना है कॉटन के व्यापार का, और वो प्रोडक्ट बताने हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, फॉरेन कंट्रीज को भेजे जाते थे संगम एज के समय में। ओरायूर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ द कॉटन ट्रेड। ओरायूर जो था ये बड़ा सेंटर था, केंद्र था कॉटन के व्यापार के लिए। द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड टू फॉरेन लैंड्स ड्यूरिंग द संगम एज, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे वो कौन है? वही मसाले हैं, पेपर, जिंजर, कार्डिमन, सिनेमन, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट, हाथी का दांत होता है, पर्ल और प्रीशियस स्टोन।
ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी टू पोर्ट ऑफ द संगम एज। संगम एज के समय में दो बंदरगाहों के नाम बताने हैं। तो सलयूर इन पांड्या कंट्री और दूसरा है आपका बांदर इन चेरा आर एमंग द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट, कि ये दो सबसे मुख्य पोर्ट हैं। नेम द ऑथर ऑफ तोल्काप्पियम। तो ऑथर तोल्काप्पियम का कौन था? तोल्काप्पियर था। नेम एनी थ्री एपिक्स। तीन महाकाव्य के नाम बताने। एपिक्स मतलब महाकाव्य। मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, जो कि संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है। तो तीन महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक है सिल्लापादिकारम, दूसरा है मणि मेघालय और तीसरा है शिवागा सिंदामणि। तो ये तीन महाकाव्य हैं। What was the theme of the अहम टाइप ऑफ लिटरेचर? क्या थीम हुआ करता था अहम टाइप ऑफ लिटरेचर का? तो ये जो अहम टाइप ऑफ लिटरेचर था, ये डिस्कस करता था एथिकल लिविंग के बारे में इन प्राइवेट लाइफ, कि आप प्राइवेट लाइफ में किस तरह का नैतिक जीवन बिता रहे हैं। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। इन हुज ऑनर वेयर द हीरो स्टोन्स इरेक्टेड ड्यूरिंग द संगम एज। किनके ऑनर में हीरो स्टोन जो है कि इरेक्ट किए जाते थे संगम एज में? संगम एज में मेमोरियल स्टोन, जिसको नादुकल कहते हैं, वेर इरेक्टेड फॉर द हीरोज, उन हीरोज के लिए हु डाइड फॉर द कॉमन कॉज ऑफ देयर विलेज, जो गांव के किसी कॉमन कॉज के लिए लड़ते थे और मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, या फिर कंट्री के लिए या फिर अपने राजा के लिए, तो उनके लिए वे पत्थर लगाए जाते थे। नेम वन सेंटर ऑफ द कॉटन ट्रेड मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। कॉटन ट्रेड का सेंटर अभी हम लोगों ने देखा उरैयूर। उरैयूर क्या है? कॉटन ट्रेड का सेंटर है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के स्रोत के हिसाब से गिवन गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। गिव होगा गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के जो है कि आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं, यानी कि आपको इनका क्या बताना है? इम्पोर्टेंस बताना है। तो सबसे पहला है आपका तिरुक्कुरल। तो तिरुक्कुरल स्पेलिंग शायद सही नहीं है, एक के होना चाहिए, दो और यू के बाद डबल आर होना चाहिए। स्पेलिंग आप चेक कर लेना। इट वॉज रिटन बाई तिरुवल्लुवर, यानी कि इसको लिखा किसके द्वारा गया गया था? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 1330 कपलेट। इतने दोहे थे उसके अंदर, 1330 दोहे थे, कपलेट का मतलब। और कैसे डील करते थे? डीलिंग विथ थ्री मेन टॉपिक, आरम यानी धर्म से, पोरुल यानी अर्थ से, और इब्नाम यानी काम से। इट इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड बुक, यानी कि एक ये पवित्र ग्रंथ मानी जाती थी तमिल के द्वारा, एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। और इसको इंडियन और यूरोपियन, बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में क्या किया गया? इसको जो है ट्रांसलेट भी किया गया है। मेगालिथ्स, तो इसका हम लोग देख चुके हैं कि ये बड़े बड़े स्टोन होते हैं, फाउंड एट मोस्ट ऑफ ब्यूरियल साइट के, ब्यूरियल साइट्स पे आपको मिलेंगे। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर वॉज इरेक्टेड विद द स्टोन स्लैब। स्टोन स्लैब के साथ जो है खड़ा करके बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। रेस्टिंग ऑन ईच अदर विदाउट एनी मोल्टर, किसी मोल्टर के द्वारा। मोल्टर वो होता है जो मतलब क्या बोल सकते हो, डिप्रेशन होता है जिसके अंदर जो है पेसल से हम लोग कूटते हैं, तो बिना किसी मोल्टर के उसको खड़ा किया जाता था। समटाइम देयर वाज एन ओपनिंग कट। ओपनिंग कट कभी कभी देखने को मिलती है किसी एक साइड पे, ऑल्सो नोन एज मेमोरियल स्टोन, और इसको मेमोरियल स्टोन भी कहा जाता है। हीरो स्टोन्स क्या है? तो तमिल संगम लिटरेचर हैज मेनी रेफरेंसेस टू मॉन्यूमेंट रेज्ड इन द मेमोरी ऑफ सच हीरोज। तमिल संगम का लिटरेचर है, बहुत सारे इसमें रेफरेंस मिलता है, मॉन्यूमेंट्स जो है वो रेज किए गए हैं किसके? हीरोज के मेमोरी में, है ना। तो हीरो स्टोन जो है कि वो इरेक्टेड एज द पार्ट ऑफ ब्यूरियल, एंड दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मोर देन 25 संगम पोएट। 25 से ज्यादा संगम कवियों के द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू द संगम एज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट व्हाई द संगम एज इज सो कॉल्ड। मतलब संगम एज को संगम एज क्यों कहा जाता है, ये जवाब देना है। तो
तो द संगम एज इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये जो है ना एक लैंडमार्क है हिस्ट्री में, इतिहास में साउथ इंडिया के। और ये जो वर्ड है ना आपका संगम, महत्व लैंडमार्क का मतलब तो आपको पता ही होगा कि लैंडमार्क का मतलब क्या होता है आपका। ये एक इम्पोर्टेंट जो है कि जगह होती है या फिर दिशा दिखाई देता है, मतलब एक लैंडमार्क है, बहुत ही कंसिडरेबल चीज है। और संगम का जो वर्ड है ना तमिल फॉर्म में संस्कृत में, इसका जो है कि ये तमिल फॉर्म है संस्कृत का संघा, विच मीन्स एसोसिएशन, जिसका मतलब क्या होता है संगठन, एसोसिएशन। दस द संगम एज, इसीलिए संगम एज रेफर करता है वो पीरियड जब ढेर सारे तमिल लिटरेचर कंपोज किए गए थे बाय बॉडी ऑफ तमिल, तमिल विद्वानों के द्वारा और कवियों के द्वारा तीन सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग में, उसी को कहा गया है संगम। हेंस संगम का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब मिलाप, एकत्र होना, एक में करना। रेफर टू द गैदरिंग ऑफ पोएट एंड बार्ड, कि ये रेफर करता है इनका मिलना, क्या बहुत सारे पोएट्स और बार्ड्स का। नेम द थ्री किंगडम दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द संगम एज, तो तीन किंगडम कौन कौन से थे, पांड्यास, चेरास और चोलास। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चेरा रूलर सेंगुतुवन एंड चोला रूलर करिकलन। इनके बारे में हमको इनका अचीवमेंट बताना है। तो अचीवमेंट पहले देखते हैं सेंगुतुवन। तो चेरान सेंगुतुवन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर किंग है, वॉज मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द संगम चेरास। संगम चेरास का ना ये जो है बहुत पॉपुलर किंग था, मशहूर किंग था। द संगम वर्क पदिरुपत्तु एंड अहानुरु प्रोवाइड अ लॉट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। तो ये जो संगम वर्क है, यानी ये दो लिटरेचर जो है पदिरुपत्तु और अहाना नूरू, हाँ, प्रोवाइड करते हैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन इस राजा के बारे में। जो तमिल काव्य है सिलापादिकारम ऑल्सो टेल्स अबाउट हिज मिलिट्री अचीवमेंट, ये काव्य बताता है इसके मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में। सेंगुत्तुवन लेड एन एक्सपेडिशन अप टू द हिमालयाज, ये एक अभियान चलाया अप टू द हिमालयाज तक अभियान चलाया। ही क्रॉस द रिवर गंगाज, गंगा को ये पार किया। एंड डिफीटेड हिज एनिमीज, और अपने दुश्मनों को हराया। ही रीच्ड द हिमालय एंड होस्टेड द चेरा फ्लैग, वहां हिमालय तक ये पहुंचा और उसने अपना झंडा चेरा का लहराया। He brought a stone from there and built a temple in memory of कन्नागी, कन्नागी के मेमोरी में इसने एक मंदिर बनवाया जिसके पत्थर जो है कि ये हिमालय से लेके आया। अचीवमेंट देखते हैं कारिकलन का। मोस्ट पॉपुलर अमंग संगम चोलास, वो कौन है, कारिकलम, कारिकलन जो है कि संगम चोलास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोथ संगम वर्क, दोनों ही संगम वर्क, एक तो पतिना पलाई और दूसरा पोरुना रुत्ता रूपड़ी, ये जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कारिकलन के बारे में। दो लिटरेचर हैं। इवन इन हिज यंग एज, अपने जवानी में ही, बचपन में ही प्रूव्ड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू सेटल द डिस्प्यूट इन हिज किंगडम, यानी कि बचपन में ही उसने प्रूव कर दिया था कि उसके अंदर जो है कि बेहतर क्षमता है, अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आमतौर से ज्यादा क्षमता, एबिलिटी है कि वो कोई मुद्दा वगैरह जो है डिस्प्यूट कोई होता था तो उसको वो सेटल कर देता था बचपन से में ही। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक जो है कि महान योद्धा था। ही डिफीटेड द चेरा एंड पांड्या किंग एट वेनी, वेनी में इसने चेरा और पांड्या के राजाओं को हराया। इन अनदर बैटल, और दूसरे बैटल में कारिकलन डिफीटेड अ कॉन्फेडरेरी ऑफ 9 प्रिंसेस, यानी 9 राजकुमारों का जो है कि एक संगठन था, उसको जो है कि इसने हराया। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड कांचीपुरम इन द नॉर्थ, कांचीपुरम से भी आगे तक इसने अपने जो है कि राज्य को नॉर्थ में फैलाया। Karikalan had also become popular for the development activities in his kingdom, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज करता था, गतिविधियां करता था अपने राज्य में। He had encouraged the growth of agriculture as well as commerce, इसने जो है कि इनकरेज किया था, प्रोत्साहन दिया था एग्रीकल्चर और व्यापार को, कॉमर्स को। He had built the dam called Kallani across the river Kaveri to tame that river
एंड दैट वाटर वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। यानी इसने एक बांध बनाया था कालानी में रिवर कावेरी के ऊपर, ताकि वो टेम कर सके, मतलब अपने हिसाब से जो है कि नदी को मोड़ सके, नदी को अपने काबू में कर सके, और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके खेती में पानी देने के लिए, इरिगेशन में। करिकलन हैड आल्सो फोर्टिफाइड, इसने कब्जा किया था पोर्ट सिटी कावेरी पूमाबत्तीनम पे और पुहार पे, और मेड इट एज हिज कैपिटल, और कब्जा करके उसको अपना कैपिटल बनाया। इट फ्लरिश्ड एज अ ग्रेट एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, और ये जो है ना फ्लरिश किया एज ग्रेट एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। मर्चेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विजिटेड पुहार, अब ये जो है ना बाहर से जो है आते थे, मर्चेंट यानी कि व्यापारी आते थे फॉरेन कंट्रीज से पुहार में। करिकलम वाज जेनरस टुवर्ड पोएट, तमिल पोएट एंड पेट्रोनाइज देम। करिकलन जो है ना बहुत ही जेनरस था तमिल कवियों के लिए, और इसने उनको शरण भी दी थी। इम्पोरियन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो कि मतलब एक रिटेल स्टोर होता है जहाँ पे कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स वगैरह मिलते हैं। तो ये जो पुहार था ना, इसको इसने ने फ्लोरिश किया था इम्पोरियम ऑफ ट्रेड की तरह। कारिकलन का हो गया, हाँ, और चोला रोल कारिकलन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विथ रेफरेंस टू द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द संगम एज, संगम एज में जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी उसके हिसाब से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ 4 कास्ट मेंशन्ड इन द तोलकाप्पियम। तो 4 कास्ट के फंक्शन आपको बताने हैं। तो दो तोलकाप्पियम था हैज मेंशन्ड 4 कास्ट, 4 कास्ट उसमें कौन कौन से मेंशन है? ब्राह्मण, किंग, ट्रेडर एंड फार्मर। द ब्राह्मण ड्यूरिंग द संगम एज वेर अ रिस्पेक्टेबल एंड लर्नड कम्युनिटी। जो ब्राह्मण थे ना, उनको माना जाता था संगम एज में कि ये बहुत ही आदर के लायक हैं, और लर्न कम्युनिटी है, यानी कि विद्वान कम्युनिटी है। दे परफॉर्म देयर कास्ट ड्यूटी, ये लोग अपना कास्ट वाला ड्यूटी जो है स्क्रपलेसली का मतलब होता है ईमानदारी से करते थे। दे सर्व्ड द किंग ओकेजनली, ये कभी कभी जो है कि ओकेजनली मतलब मौकों पर क्या करते थे, अपने राजा को जो है सर्व करते थे, सेवा करते थे जुडिशियल ऑफिसर की तरह। एंड ऑलवेज एज प्रिस्ट, और प्रिस्ट की तरह तो हमेशा। एंड एस्ट्रोलॉजर्स की तरह। दे वेयर अटैच टू द लैंड एंड वेयर प्राउड ऑफ देयर कंट्री, ये जो है जमीन से जुड़े हुए थे और काफी प्राउड थे अपने देश के लिए। एंड देयर मदर टंग, और अपनी जबान के लिए, मदर टंग के लिए। ट्रेड वॉज कॉमन टू बोथ द वैश्यास एंड वेलल्लास, व्यापार जो था कॉमन था दोनों के लिए, वैश्यास के लिए भी और वेलल्लास के लिए भी। The Vaishyas were assigned the duties of learning, performing sacrifice, making gift, agriculture, protection of cow and trade. जो वैश्यास थे उनको ड्यूटी दी गई थी कि भाई आप लर्निंग करेंगे, परफॉर्म करेंगे सेक्रीफाइस, गिफ्ट वगैरह बनाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे गाय का और व्यापार का। वेलल्लास वेयर असाइंड द ड्यूटी ऑफ लर्निंग अदर देन वेदास, वेलल्लास को ड्यूटी दी गई थी कि आप लर्निंग करेंगे वेदास के अलावा, मेकिंग गिफ्ट, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वर्शिप। तो so the two communities were known by the profession in which they were engaged for the time being। ये दोनों कम्युनिटी जो है ना कि अपने प्रोफेशन के द्वारा जो काम ये करते थे उसके द्वारा जाने जाते थे उस समय में। नेम द डिवीजन ऑफ द तमिल लैंड एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ देम, कि डिवीजन जो था तमिल लैंड का वो बताना है, और ऑक्यूपेशन उनके साथ क्या क्या लगा हुआ था। तो तमिल लैंड कंसिस्टेड ऑफ 5 थिनाइज और फिजियोग्राफिकल डिवीजन। तो 5 फिजियोग्राफिकली जो है कि डिवीजन किया गया था, जिसमें एक था कुर्नी जी यानी हिली बैकवर्ड वाले थे, पालाई यानी पास्ड जोन के 5 क्षेत्र के थे, मुल्लाई जो कि पेस्टोरल ट्रैक्ट के थे, और मारुतम जो कि वेटलैंड के थे, और नेतल लिटरल लैंड के, यानी पूरे 5 है ना। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था एक हायर किसी का, जो इनहेबिटेंट थे हिली एरिया यानी कोरिंजी थे, वो हंटर और गैदरर थे। पास्ट जोन वाले यानी जो पलाई थे, वो जो है कि लूट पाट पे जिंदा रहते थे और कैटल वगैरह उठाते थे, लिफ्ट करते थे। जो पास्टोरल ट्रैक्ट वाले थे मुल्लाई, ये लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे थे और एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट थे, इनका काम था, ये ऑक्यूपेशन था। वेटलैंड यानी कि मरुतम वाले इनहेबिटेड पीपल जो होते थे वो क्या करते थे, प्लफ करते थे और एग्रीकल्चर करते थे।
एंड फाइनली जो लिटोरल लैंड वाले थे यानी नेतल, ये जो लोग रहते थे यहाँ पे, ये जो है कि डिपेंड थे किसके ऊपर, फिशिंग के ऊपर और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के ऊपर। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों की क्या अवस्था थी उस समय में, वो बताना है आपको। तो जो स्टेटस था वुमेन का इन संगम सोसाइटी वाज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मैन, औरत मर्द के बराबर उस समय नहीं थी। संगम सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन, संगम सोसाइटी में अलग अलग तरीके की औरतें थीं। देयर वेर मैरिड वुमेन हु हैड सेटल डाउन एज ड्यूटीफुल हाउसवाइफ्स, यानी शादीशुदा औरतें थी जो कि अच्छे से सेटल हो गई थी और घर की देखभाल करती थी, ड्यूटी निभाती थी। देयर वेर फीमेल एसेटिक्स, और जो है कि फीमेल एसेटिक्स थी। एसेटिक्स का मतलब होता है ये जो आपका ये फीमेल में होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, तपस्वी जिसको बोलते हैं। तो फीमेल तपस्वी भी थी जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी की थी या जैन ट्रेडिशन की थी, लाइक जैसे कि कौंदी आदिगल और मनी मेगालाई, एंड ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्टिजेंस, है ना, और ढेर सारे नंबर ऑफ कौन थे, कोर्टिजन थे। कोर्टिजन का मतलब होता है वेल्दी क्लास वालों के लिए जो वो होते हैं दासी वगैरह के काम करते हैं, मतलब वैसा कह सकते हो आप, कोर्टिजन। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी ड्यूरिंग द संगम एज, संगम एज में जो इकोनॉमी थी उसके हिसाब से आपको उसके रेफरेंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ इट। तो मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था और कौन सी गतिविधियां उसके साथ सम्मिलित थीं। व्हाट वेयर द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और दूसरा जो है ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका, पेशा, मेन पेशा व्यवसाय उनका था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा स्पिनिंग एंड वीविंग वेयर, स्पिनिंग करना और वीविंग बुनाई करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड क्राफ्ट था। स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड ऑफ सिल्क, यानी कॉटन का भी और सिल्क का भी हट अटेंड अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, मतलब बहुत ही परफेक्शन के साथ ही चीजें होती थी। स्पिनिंग वॉज द पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन ऑफ वोमेन, जो औरतें थे उनका पार्ट टाइम काम था स्पिनिंग। द वीविंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑन क्लॉथ एंड सिल्क इज ऑफन मेंशन इन लिटरेचर एंड अकॉर्डिंग टू द पेरिप्लस। पेरिप्लस के अलावा और लिटरेचर में भी कई बार अक्सर मेंशन है किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स वीविंग के बारे में, यानी कि जटिल वीविंग के बारे में, जटिल पैटर्न वगैरह वीव किए जाते थे कपड़ों के ऊपर और सिल्क पे भी, सिल्क की मदद से भी। उरैयूर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, उरैयूर जो जगह थी वो मुख्य यानी कह सकते हो केंद्र था कॉटन के व्यापार का। शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, रोप मेकिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग, सब तो समझ में आ ही रहा होगा, और टैनिंग वही लेदर वगैरह, और आइवरी प्रोडक्ट यानी हाथी के दांत वगैरह वाला, ये सब जो है ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ का बी, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड था वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। इंटरनल ट्रेड वाज brisk caravan of merchant with cart and pack animal carried their merchandise from place to place। अब यहाँ पे कहना चाहता है कि जो इंटरनल ट्रेड था वो तेज था, कारवां चलता था, मर्चेंट वगैरह जो है ना अपने कार्ट वगैरह के साथ और पैक एनिमल के साथ जो है कि चलते थे एक जगह से दूसरी जगह। मोस्ट ऑफ द ट्रेड वाज कैरिड बाय ऑन बाय बाल्टर, बाल्टर सिस्टम से चलता था, मतलब एक चीज लेना एक चीज देना। पैडी कंस्टिट्यूटेड द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैडी वही वीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है पैडी में यहाँ पे, वीट की बात कर रहा है, धान की बात कर रहा है कि धान मीडियम ऑफ एक्सचेंज था स्पेशली गांव के एरियाज में। सॉल्ट वॉज सोल्ड फॉर पैडी, नमक बेचा जाता था किसके बदले में, पैडी के बदले में। पैडी वॉज सोल्ड बाय मेंशनिंग इट्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट, की नमक के हिसाब से, नमक से तुलना करके जो है पैडी को बेचा जाता था इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट। हनी एंड रूट वेयर एक्सचेंज फॉर फिश ऑयल, मछली के तेल के लिए हनी और रूट एक्सचेंज किया जाता था। देयर वेयर एस्टेब्लिश्ड मार्केट मार्क्ड कॉल्ड अगंडी। अब यहाँ पे जो है ना एस्टेब्लिश्ड मार्क था, मार्क नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका, मार्केट होना चाहिए जिसको अगंडी बोलते हैं बिगर टाउन में, बड़े
टाउन्स में, एल्सवेयर हॉकर वगैरह कैरिड करते थे गुड्स टू द हाउस ऑफ पीपल, है ना, वो जो सर पे लेके टोकरा वगैरह बेचते हैं या ठेला वगैरह लेके बेचते हैं वैसे। एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, कि कहाँ तक फैला हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस था ट्रेड का। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव ट्रेड, एक्सटेंसिव फैला हुआ ट्रेड था, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी था, बाहरी देशों के साथ। अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर के हिसाब से द तमिल लैंड हैड सर्टेन कमोडिटीज, कुछ ऐसे कमोडिटीज चीजें थी विच वेयर इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन मार्केट, कि तमिल के लोगों के तमिल लैंड पे वो सारी कमोडिटीज थी, गुड्स वगैरह, जो बाहर विदेशों में काफी ज्यादा डिमांड में थी। दोज वेयर, वो कौन सी चीजें थी, मसाला है एक तो, पेपर, जिंजर, कार्डिमन, सिनेमन, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट, हाथी के दांत वाला पल्स, मोती वगैरह, और कुछ प्रीशियस स्टोन वगैरह। मेन इम्पोर्ट जो होता उसमें थे हॉर्सेस, गोल्ड और ग्लास, ये सब इम्पोर्ट किया जाता था ना, मंगाया जाता था। द ग्रेट पोर्ट सिटीज वेयर द एम्पोरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये जो बड़ा बड़ा बंदरगाह था ना शहर का, वो जो है एम्पोरिया था फॉरेन ट्रेड का। एम्पोरिया मतलब बताया ना अभी कि एम्पोरिया का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि ढेर सारी तरह की चीजें मिल जाती हों आपको। बड़ी जहाजें जो थी, बिग शिप एंटर्ड द पोर्ट ऑफ पुहार, पुहार के पोर्ट पे एंटर करती थी, एंड पोल्ड आउट ऑन द बीच प्रीशियस मर्चेंडाइज ब्रॉड फ्रॉम ओवरसीज, और कौन आता था, बड़े बड़े मर्चेंडाइज वगैरह आते थे वो समंदर पार से। The family life of a rich merchant of this city was carried on in the upper floor, जो फैमिली लाइफ थी रिच मर्चेंट की इस शहर में, वो अपर फ्लोर पे थी, while the lower ones जो थे वो सेट अपार्ट फॉर बिजनेस, हो सेट अपार्ट हो जाते थे अपने बिजनेस के लिए। सलयूर इन पांड्या कंट्री, सलयूर जो पांड्या कंट्री में था और बांदर चेरा में था, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं इस वक्त के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।